सभी का ये जो कोरोना की दूसरी वेव आई है और ये जो नया स्ट्रेन आया है ये बड़ा ख़तरनाक स्ट्रेन है। कई बार तो ये आरटीपीसीआर में पकड़ में भी नहीं आ पाता और मैं खुद इसकी भुगत भोग ही रही हूँ। अब सवाल ये है कि आरटीपीसीआर में अगर आप नेगेटिव या पॉजिटिव आ रहे हैं तो उसे कंफर्म करने के लिए बगैर डॉक्टर की सलाह के आप सीटी स्कैन करवा देंगे। आपको पता है सीटी स्कैन कितना ख़तरनाक है आपके अपने बॉडी के लिए। डॉक्टर्स बताते हैं कि उससे कैंसर का खतरा कई सौ गुना बढ़ जाता है। और सिर्फ सीटी स्कैन की बात नहीं है ना, कई ऐसी महान आत्माएं हैं जो बगैर डॉक्टर की सलाह के जैसे ही वो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं स्टेरॉइड्स ले रही हैं। आपको पता है स्टेरॉइड्स और सीटी स्कैन ये कितने खतरनाक हैं। हमने डॉक्टर्स से स्पेशली इन दोनों चीज़ों को लेकर बातचीत की है। आपको इस खबर को बहुत सोच समझकर इस खबर को देखिए और बहुत सोच समझकर आगे के कदम को उठाइए। सीटी स्कैन कराने में वो घर से बाहर निकलते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ सीटी स्कैन सेंटर में जाते हैं और इतने में कई लोगों को संक्रमण फैलाते हैं, अपने को, परिवार को परेशान करते हैं और फिर जो सीटी की रिपोर्ट आती है, उसमें कुछ न कुछ मिलता है, तो उससे और ज़्यादा चिंतित और परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 2-2 दिन के गैप पे अपना फ़ॉलो-अप सीटी करा रहे हैं। तो पहली बात तो ये बता दूँ कि इस तरह से सीटी स्कैन को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक सीटी स्कैन कराने में आपको 300 से 400 एक्स-रेज़ के बराबर रेडिएशन एक्सपोज़र होता है, जो आपका बाद में खासकर यंग लेडीज़ में कैंसर होने का खतरा बढ़ा सकता है, तो इसको आसानी से ना लें। देखिए, कोरोना के 2 पार्ट्स होते हैं। एक जो पहले 5 से 7 दिन होते हैं, जिसमें प्रायः लोगों को बुखार होता है, जुकाम वगैरह, बॉडी एक वगैरह बाकी सिम्पटम्स होते हैं और जो लंग इन्वॉल्वमेंट है, वो क्लिनिकली जो मैनिफेस्ट करता है, यूजुअली 8 से 14 दिन के बीच में करता है। हालाँकि मैं क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि आजकल कभी-कभी ये पहले भी और बाद भी देखा जा रहा है। तो एक जो टिपिकल पेशेंट है, जिसको फीवर हुआ, कुछ और सिम्पटम्स हैं, उसने पैरासिटामॉल ले लिया, उसका फीवर ठीक हो रहा है, उसको कोई एक्सेसिव खाँसी नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, 7 से 8 दिन में उसका बुखार ठीक हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को सीटी स्कैन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरटी-पीसीआर पॉज़िटिव आता है तो ठीक है, 30% केसेज़ में वो नेगेटिव हो सकता है, तो उसको कोरोना कन्फर्म करने के लिए जाके सीटी स्कैन कराना गलत अप्रोच है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप उसको कोरोना मान करके अपने को होम आइसोलेशन में करिए। 90% लोग माइल्ड डिजीज़ होती है, जो होम आइसोलेशन में ठीक हो जाएँगे और ओवरऑल 98% से ऊपर पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन कराना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आज के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक लोगों को लेकर भी सीटी करेंगे 100 के, तो उसमें से 25-30 लोगों में उनमें भी पैचेज़ मिल जाएँगे। वो पैचेज़ इनसिग्निफिकेंट होते हैं और उसका कोई इंडिकेशन नहीं होता। कराना भी अगर आपको टुवर्ड्स द फर्स्ट वीकेंड है, कराना चाहते हैं, तो चेस्ट एक्स-रे करा लीजिए। उसमें भी कोई अगर मेजर चीज़ होगी तो पता लग जाएगी। सीटी स्कैन कृपया ना कराएँ। देखिए, कभी भी अगर आपका फॉल सैचुरेशन में फॉल हो, तो अवश्य सीटी कराना चाहिए। अगर आपको एक्सेसिव कॉफ है, बहुत ज़्यादा कॉफ हो रहा है, आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, आपका रेस्पिरेटरी रेट 20, 22, 24 से ऊपर हो रहा है, आपको चेस्ट में सीवियर पेन हो रहा है, तो इन हालात में आपको कराना चाहिए। जो लोग डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, हार्ट डिज़ीज़ है, 60 से ऊपर हैं, ओबीज़ हैं, एक और चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा जो बहुत ही एक क्रूड टेस्ट है जो सब लोग कर सकते हैं। तो मैं बार-बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो पहले 7-8 दिन आप घर में हैं, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीथिंग करके ब्रेथ होल्डिंग करें और अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम रोज थोड़ा-थोड़ा बढ़ाएँ। तो अगर आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम रोज 1-2 सेकंड बढ़ रहा है, आप 25 सेकंड से ऊपर ब्रेथ होल्डिंग कर पा रहे हैं और एक 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है जिसमें हम पल्स ऑक्सीमीटर लगा के अपना सैचुरेशन देखते हैं, 6 मिनट कमरे के अंदर वॉक करते हैं और उसके बाद फिर सैचुरेशन देखते हैं। तो अगर 6 मिनट वॉक करने पे आपका सैचुरेशन नहीं ड्रॉप हो रहा है और आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम 25 सेकंड से ऊपर है, तो आपको क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सीटी स्कैन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि जहां ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 नहीं, पर अगर 90-92 के करीब पहुंचनी चाहिए,
तो इमीडिएटली डॉक्टर को बताना चाहिए और ज़्यादातर लोगों को एडमिशन के सवाल की बात आ जाती है। डॉक्टर सलाह देगा किस लेवल पे आपने क्या करना है जी। और किस लेवल पे आपने ऑक्सीजन बढ़ानी है और किस लेवल पे आपको हॉस्पिटल एडमिट होना है। कि जी। अगर ये सैचुरेशन हम कहते हैं, और ये रेस्टिंग सैचुरेशन नहीं कहते हैं, हम चाहते हैं कि हर आप 6 मिनट, यंग लोग तो 6 मिनट वॉक करके अपनी सैचुरेशन मेजर करें और बिफोर और आफ्टर। और अगर देखा जाता है 3 से 4% गिरावट आ रही है तो एक वार्निंग सिग्नल है। सेकेंडली, अगर आपकी सैचुरेशन 92-93 के करीब पहुंच रही है तो वो एक वार्निंग सिग्नल है। फाइनली, ओल्डर पेशेंट्स को हम कहते हैं कि आप 3 मिनट वॉक करके देखो और 3 मिनट पे अगर गिर रही है आपकी सैचुरेशन 3 to 4% जो बेस लाइन से, तो ये एक सीरियस सिचुएशन है। ठीक है। फाइनली मैं ये कहूँगा कि जब ये सिचुएशन पहुंचती है तो हो सकता है कि आपको सांस ना फूल रहा हो, सिर्फ सैचुरेशन ही आपको इंडिकेट करेगी, या फीवर आपका 5 दिन से ज्यादा चल रहा हो और हाई लेवल पे चल रहा हो, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और सेकेंडली, खांसी आपकी बहुत सीवियरली चल रही हो 5 दिन के बाद, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्टर से बात करते रहिए, डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कितनी आप घर पे ऑक्सीजन लोगे और कब आप अस्पताल में एडमिट होने की बात आई। माइल्ड डिजीज में स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं है। और मैं ये बता दूं कि पहला जो 7 दिन होते हैं उसमें हमारे बॉडी के अंदर वायरस होता है, और वायरस के बॉडी के अंदर प्रेजेंस में अगर आपने स्टेरॉइड्स लिया जो हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं, तो आप बॉडी के अंदर वायरस की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, वायरीमिया को बढ़ा रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। पहले हफ्ते में बिना किसी डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड लेना कोई गलत है, आप अपने को नुकसान करेंगे। इस समय मेन हमारा ट्रीटमेंट होता है पैरासिटामोल लेना। स्टेरॉइड लेने के कुछ क्लियर कट इंडिकेशंस होते हैं। जब किसी की ऑक्सीजन फॉल करती है, जब सीटी स्कैन में 50% से ज्यादा किसी को लंग इन्वॉल्वमेंट होता है, किसी को एक्सेसिव कॉफ है, यानी बॉडी के अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेशन चल रहा है, उन सूरतों में और उनकी एनालिसिस पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए, ये फैसला डॉक्टर के ऊपर छोड़ना चाहिए। इसलिए मैं सेल्फ स्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांगली मना करूंगा। आप ऐसा करके अपना नुकसान करेंगे। स्टेरॉइड्स डायबिटिक पेशेंट्स में तुरंत शुगर लेवल्स को बढ़ाते हैं, बीपी को तो नहीं लेकिन शुगर लेवल्स को हे वायर कर देते हैं, दुगने तिगने हो जाते हैं। पेशेंट्स को इंसुलिन की जरूरत होती है और आप अपना सीरियस डिजीज का और डेथ का चांस बढ़ाते हैं। प्लीज स्टेरॉइड्स को मिसयूज मत करिए। माइल्ड डिजीज में स्टेरॉइड्स का कोई इंडिकेशन नहीं है। स्टेरॉइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 डेज के बाद जब हमारा इनिशियल फेज खांसी जुकाम का खत्म हो जाता है और वायरस गले से हटना शुरू कर जाता है, तो एक बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आता है जिसमें कि लंग्स इफेक्ट होते हैं और हम कहते हैं कि ऑक्सीजन नीचे जानी शुरू की है। तब स्टेरॉइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं अहम रोल और लाइफ सेविंग रोल है। बट स्टेरॉइड्स ऐसी दवा नहीं है जो कि हम अपने आप खुद से लेना शुरू कर दें, क्योंकि इसकी टाइमिंग, इसकी डोज, इसकी टाइट्रेशन और किस लेवल पे इंट्रावीनस दी जाए, ओरल दी जाए टैबलेट के जरिए या इनहेल्ड दी जाए, ये भी बहुत मैटर करता है डिजीज की कंट्रोल में, डिजीज के आउटकम में। अदरवाइज साइड इफेक्ट्स और डेंजर भी हो सकता है। तो इसीलिए वो डॉक्टर्स ही डिसाइड करते हैं। ज्यादातर को अब डॉक्टर्स स्टेरॉइड्स घर पे स्टार्ट करते हैं, बट डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे, डोज भी डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे। 2 चीजें होती हैं, एक तो 8 से 12वां दिन, 7 से 12वां दिन एक बहुत एरिया है जिसको हम बॉडी के रिएक्शन, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। वायरस तो पहले 6-7 दिन में खत्म हो जाता है थ्रोट से, बॉडी से, बट जो लंग्स की प्रॉब्लम होती है वो एक इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, एक बॉडी का रिस्पॉन्स है। और कई बार बॉडी का रिस्पॉन्स इतना स्ट्रांगली आता है कि उसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म करते हैं, जो अपनी बॉडी को ही खत्म करना शुरू कर देता है। ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म है प्रेजेंट करता है विद सीवियर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, वेरी सीवियर राइज इन फीवर, और जितने भी हम कहते हैं ब्लड टेस्ट वो सब सडनली एबनॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं और उस वक्त ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सडनली बहुत बढ़ जाती है। वो एक बहुत सीरियस सिचुएशन होती है जो कि सडनली इमरजेंसी हो जाती है और उसको हम सीवियर कैटेगरी में डालते हैं। और इसीलिए आपने सुना है कि कहीं उस सीवियर कैटेगरी से नहीं बचते हैं, क्योंकि लंग्स में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बॉडी में क्लॉटिंग शुरू हो जाती है थ्रू आउट द बॉडी, किडनी के टेस्ट फेल होना शुरू हो जाते हैं, लिवर के टेस्ट फेल होना शुरू हो जाते हैं। पर जब बॉडी में क्लॉटिंग आती है तो 3-4 तरह से सीवियर क्लॉटिंग आ जाती है। एक तो लंग्स के अंदर क्लॉट आ जाते हैं और सांस फूलना सडनली करके
कार्डियक अरेस्ट में सिचुएशन बदल सकती है, ब्रेन में क्लॉटिंग आ जाती है, कोमा में लोग चले जाते हैं। तीसरा कि हार्ट अटैक्स आ जाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये 7 से 12वां जो दिन है बहुत सीरियस और अहम माना गया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जैसे ही वो टेंडेंसी देखें कि 92, 93%, 91% सैचुरेशन है, हम पेशेंट को इसलिए भी हॉस्पिटल में चाहते हैं कि हमारा वो 5 दिन को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसमें कि हम पेशेंट को सेफ रखें। एक बार 12-13 दिन अगर पेशेंट ठीक रहे तो उसके बाद रिकवरी हो जाती है, और फिर सोचिए कि पूरा परेशानी से निकल गए हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट की जो सेंसिटिविटी है वो 70% के करीब है, यानी कि 100 पॉजिटिव केसेस में आरटीपीसीआर करेंगे तो 70 में वो पॉजिटिव आएगा, 30 में वो फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि शायद ये फॉल्स नेगेटिव थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, उसमें स्ट्रेन चेंज, लेकिन इसमें और भी कई चीजें होती हैं कि आपका सैंपल कितनी अच्छी तरह से कलेक्ट किया गया है, वो कितनी अच्छी तरह से ट्रांसपोर्ट किया गया है लैब में ठीक से हो रहा है कि नहीं, तो ये भी कई सारे हैं। अच्छी तरह से अगर वो सैंपल किसी ने नाक के बाहर के हिस्से में घुमा के ले लिया, अंदर की तरफ नहीं गया, तो वो सैंपल फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कई फैक्टर्स हैं, और हो सकता है कि वायरस का कुछ म्यूटेशन का भी इसमें रोल हो, लेकिन आरटीपीसीआर नेगेटिव होने पर भी सजेस्टिव सिम्टम्स को कोरोना मान के अपने को आइसोलेट करके होम ट्रीटमेंट में रखें। देखिए, नया स्ट्रेन लास्ट ईयर से बहुत डिफरेंट है। लास्ट ईयर इसकी इन्फेक्टिविटी लो थी, कई परिवार थे जहां एक मेंबर इन्फेक्ट हुआ और बाकी मेंबर्स इन्फेक्ट नहीं हुए। इस बार पिछले 1 महीने में हमने एक भी ऐसी फैमिली नहीं देखी है जहां अगर एक मेंबर इन्वॉल्व हो गया तो बाकी लोग ना हो। तो सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंट लास्ट ईयर से है वो है कि ये हाईली इन्फेक्शियस है, नंबर 1। नंबर 2, अनलाइक लास्ट ईयर जहां ये वृद्ध लोगों को ज्यादा इन्वॉल्व किया था, इस बार हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो कहीं ज्यादा नंबर्स में इन्वॉल्व हुई है। हमारे बच्चे भी बहुत लार्ज नंबर्स में इन्वॉल्व हुए हैं। हालांकि बच्चों में जो डिजीज हुई है वो बाय एंड लार्ज माइल्ड नेचर की है। बड़ा रेयर या अनकॉमन है कि बच्चों में मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो, लेकिन एडल्ट्स में कई केसेस ऐसे आए हैं जहां एडल्ट्स में भी यंग पॉपुलेशन में भी सीरियस डिजीज हुई है। अब ये सवाल कि क्या ये वायरस इन्फेक्टिव तो है, लेकिन क्या ये लास्ट ईयर से ज्यादा डेडली भी है, या हम ज्यादा डेथ्स इस बार इस वजह से देख रहे हैं कि ओवरऑल पूल ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट पिछली बार के गुना कई गुना ज्यादा है। इस बात का हार्ड डेटा अभी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि शायद ये ज्यादा डेडली है, यंग लोगों में ये एक्यूट प्रॉब्लम्स कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह ज्यादा नंबर ऑफ टोटल केसेस होने की वजह से है, परसेंटेज वाइज उतने ही लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ये सच है कि यंग पेशेंट्स में भी इस समय डेथ्स हो रही है। अफवाहों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मास्टर स्ट्रोक में हम हर एक डॉक्टर से बातचीत करेंगे, आपके जितने भी परेशानी भरे सवाल हैं उनका जवाब तलाशेंगे, लेकिन अपने से कोई भी इलाज करने से पहले इन स्टोरीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।